वेलकम बैक टू अवर चैनल नीवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा थर्मोडायनेमिक। बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग चैप्टर है। देखो जो हमारा थर्मोडायनेमिक है, यदि हम बात करें, ये हमारे डेली लाइफ से भी कनेक्टेड चैप्टर है। जैसे कि हम बात करें आइसक्रीम की, आइसक्रीम पिघलती क्यों है ये हमें पता कैसे चलेगा। यदि हम बात करें कोई भी सिस्टम है वो कब एनर्जी लेगा या फिर कब एनर्जी देगा, वर्क कब बनता है, ये सब हमें कहाँ से पता चलेंगे, ये सब हमें थर्मोडायनेमिक्स से पता चलेंगी। तो इसलिए इस चैप्टर का ये देखो एग्जाम में भी आता है और ये हमारे डेली लाइफ से भी कनेक्टेड चैप्टर है, तो होगा ना हमारे ये इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो थर्मोडायनेमिक, थर्मो प्लस डायनेमिक, थर्मो मीन्स हीट। यदि हम बात करें इस टर्म से ही, थर्मो यानी कि हीट या फिर एनर्जी, डायनेमिक यानी कि चेंज, जहां रिएक्शन करते टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन सिस्टम या फिर सराउंडिंग में एनर्जी में चेंज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक। ये होगी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच होगी विच डील्स विद एनर्जी चेंज इन द सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यूरिंग ए रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग में जो एनर्जी में चेंज आएगा वही हमारी थर्मोडायनेमिक, थर्मो हीट, डायनेमिक यानी कि चेंज, यानी कि चेंज इन हीट होगा हमारा थर्मोडायनेमिक। देखो यदि हम बात करें थर्मोडायनेमिक यानी कि ये हमें बताता है कि किसी भी सिस्टम में किस टाइम में एनर्जी लेगा, किस टाइम एनर्जी देगा, यानी कि कब एनर्जी रिलीज होगी, कब वो उसे गेन करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। ये सब हमें थर्मोडायनेमिक से पता चलेगा, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा एनर्जी के बारे में। बात करें हम, देखो कुछ बेसिक टर्म्स हैं। सबसे पहले सिस्टम। सिस्टम क्या है, व्हाट इज सिस्टम। यदि हम बात करें, देखो जैसे कि ये पेन है, ठीक है, ये क्या है, इसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि ये होगा सिस्टम जो जिसे हम ऑब्जर्व करें, यानी कि ऑब्जर्वेबल पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यानी कि पूरी यूनिवर्स है। यूनिवर्स हमारी दो पार्ट्स में होंगी, सिस्टम और सराउंडिंग में। सिस्टम वो वाला हिस्सा होगा जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे वो वाला हिस्सा होगा हमारा सिस्टम। सिस्टम को छोड़कर बाकी जितना भी रिमेनिंग पोर्शन होगा हमारा वो होगा सराउंडिंग। देखो यूनिवर्स होगा हमारा सिस्टम और सराउंडिंग के मिलके बना होगा। कंप्लीट यूनिवर्स सिस्टम और सराउंडिंग से मिलके बना हुआ है। यदि हम बात करें सिस्टम वो वाला हिस्सा होगा जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि ऑब्जर्वेबल पार्ट ऑफ यूनिवर्स। और जितना भी हमारा रिमेनिंग पोर्शन होगा वो होगा हमारा सराउंडिंग। जितना भी रिमेनिंग पोर्शन होगा यानी कि सिस्टम को छोड़ के जितना भी रिमेनिंग पोर्शन होगा वो होगा सराउंडिंग। तो देखो ए सिस्टम इज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज सिलेक्टेड फॉर स्टडी, यानी कि एक पर्टिकुलर पार्ट जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि यूनिवर्स का ऑब्जर्वेबल पार्ट होगा वो होगा हमारा सिस्टम। सराउंडिंग की बात करें, सराउंडिंग्स आर एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम, यानी कि सिस्टम को छोड़ के रिमेनिंग पोर्शन हमारा सराउंडिंग होगा। अब जो सिस्टम और सराउंडिंग है, इन दोनों को सेपरेट करेगी वॉल या फिर बाउंड्री। ये वॉल या बाउंड्री होगी हमारी क्या, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे। ये वॉल या फिर बाउंड्री हमारी इमेजिनरी या फिर रियल हो सकती है, ठीक है, रियल या फिर इमेजिनरी। क्या हुआ, जो वॉल और बाउंड्री है, वॉल या फिर बाउंड्री, ये होगी रियल या फिर इमेजिनरी है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितने टाइप के होंगे। सिस्टम तो हमने देख लिया ऑब्जर्वेबल पार्ट ऑफ यूनिवर्स है। अब हम देखेंगे कितने टाइप के होंगे।
इनके टाइप होंगे, देखो ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। ये हमने देखे हैं सिस्टम के टाइप। ओपन नाम से ही देखो, ओपन सिस्टम, खुला है, कोई खुले में रखी हुई चीज है, यानी कि उसमें एक्सचेंज होगा मैटर एंड एनर्जी दोनों का। किसका? मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा। मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा। यदि हम इसे एग्जांपल से समझें, ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ टी, चाय का एक कप। ओपन सिस्टम वो होगा जिसमें मास और एनर्जी, या फिर मैटर को या फिर मास को, मास या फिर एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा, वो होगा हमारा ओपन सिस्टम। एग्जांपल देखें तो एक कप ऑफ टी, यानी कि वो कप ऑफ टी है वो ढका हुआ नहीं है, ओपन है, उसे कवर नहीं किया है। अब हम बात करें, चाय का कप है, गर्म चाय है उसमें, अब वो सराउंडिंग के साथ, एयर के साथ कांटेक्ट में आएगी, जो सराउंडिंग की एनर्जी है उसके साथ कांटेक्ट में आएगी, तो एनर्जी का क्या होगा? एक्सचेंज होगा, वो ठंडी हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। यदि हम बात करें, चाय गर्म है, उसमें वेपर्स की फॉर्म में ऊपर की साइड जा रही है, और वो वेपर्स की फॉर्म में सराउंडिंग में मिल रही है, वो वापस तो वहां पे कप में नहीं आएगी, यानी कि मास का भी क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्सचेंज हो रहा है, मास का भी एक्सचेंज होगा और एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा, वो होगा हमारा ओपन सिस्टम। बात करें नेक्स्ट होगा हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम जिसमें कि मास का तो एक्सचेंज नहीं होगा, मास का एक्सचेंज नहीं होगा, बट एनर्जी का एक्सचेंज होगा। मास का एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा। एग्जाम्पल होगा ए कप ऑफ टी, ठीक है, बट वो आपकी बात, जो कप ऑफ टी है वो ढका हुआ है प्लेट से। अब हमारी जो चाय का कप है, हमने उसे कवर कर दिया, अब वो सराउंडिंग एनर्जी के कांटेक्ट में आएगी, तो एनर्जी का तो ट्रांसफर होगा, यानी कि वो ठंडी तो हो जाएगी गर्म से। अब हम बात करें उसके मास की, जो वेपर्स की फॉर्म में जा रही थी, वो अब प्लेट के नीचे वाले पोर्शन में सेटल डाउन होना स्टार्ट कर देंगे, और वो क्या होगा? वापस से ड्रॉपलेट की फॉर्म में चाय में ही गिरेंगे, यानी कि मास का एक्सचेंज नहीं हुआ, वापस कहाँ मिलेंगे हमें? कप में ही। तो मास का एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा, वो होगी हमारी क्लोज सिस्टम। अब हम बात करें नेक्स्ट आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज नहीं होगा, ना तो मास का होगा और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा। इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, जो हमारा थर्मस फ्लास्क होगा, यानी कि जो थर्मस होगा उसमें हम चाय डाल दें, अब हमें पता है जो थर्मस होगा वो इंसुलेटेड होता है, यानी कि उससे ना तो मास और ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगी, ठीक है, तो वो होगा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। ये हमने देखे सिस्टम के टाइप। सिस्टम के टाइप 3 हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। ओपन वो होगा जहाँ पे मास एंड एनर्जी दोनों क्या होंगी? एक्सचेंज होंगी। क्लोज वो होगा जहाँ पे मास का एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा। आइसोलेटेड वो होगा जहाँ पे दोनों का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, वो होंगे आइसोलेटेड। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ वॉल। वॉल हमने कहा था जो इमेजिनरी और रियल लाइन है, जो हमारे सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करेंगी, वो होंगी वॉल। वॉल को ही हम कहेंगे बाउंड्री। देखो इसका फर्स्ट टाइप होगा डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल, डायाथर्मिक वॉल को ही हम कहेंगे हीट कंडक्टिंग वॉल। हीट कंडक्टिंग वॉल, डायाथर्मिक वॉल को हम कहेंगे हीट कंडक्टिंग वॉल, जो सिस्टम क्या करेगा? हीट को कंडक्ट होने देगा। जो डायाथर्मिक वॉल को हम कहेंगे हीट कंडक्टिंग वॉल, वो वॉल जो हीट को कंडक्ट होने देगा। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ए डायाथर्मिक वॉल इज ए वॉल दैट अलो हीट टू पास थ्रू इट बट डज नॉट अलो मैटर टू पास। यानी कि वॉल कौन क्या कहा हमने? जो हीट को कंडक्ट होने दे, यानी कि हीट पास करेगी हमारे इस वॉल के थ्रू, बट मैटर पास नहीं करेगा, यानी कि एनर्जी पास करेगी, मास नहीं करेगा, मैटर का कोई एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होगा, तो वो होगी हमारी डायाथर्मिक वॉल। इसके एग्जांपल की बात करें, मेटल बीकर और ग्लास कंटेनर। मेटल बीकर और ग्लास कंटेनर, ठीक है, ये होंगे डायाथर्मिक वॉल के एग्जांपल। देखो अगर हम बात करें टाइप ऑफ सिस्टम में, कहा था जहां पे मास का एक्सचेंज ना होके एनर्जी का एक्सचेंज होगा, वो था हमारा क्लोज सिस्टम।
तो यानी कि इसका एग्जाम्पल क्लोज सिस्टम वाले भी होंगे जहां पे मास का एक्सचेंज ना होगा और एनर्जी का एक्सचेंज होगा। यही हमारी डायाथर्मिक वॉल है जहां पे एनर्जी तो पास करेगी वॉल के थ्रू बट मास पास नहीं करेगा, और जो डायाथर्मिक वॉल होगी उसे ही हम हीट कंडक्टिंग वॉल कहेंगे, यानी कि वो हीट को कंडक्ट होने देंगे। ये तो थी हमारी डायाथर्मिक वॉल, इसका एग्जांपल होगा हमारा, या फिर बात करें जो क्लोज सिस्टम होंगे, जो क्लोज सिस्टम होंगे उनकी वॉल होगी डायाथर्मिक वॉल। बात करें नेक्स्ट वॉल की, नेक्स्ट होगी हमारी एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल इसे हम कहेंगे हीट इंसुलेटिंग वॉल, हीट इंसुलेटिंग वॉल। यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें हम, एन एडियाबेटिक वॉल इज ए वॉल दैट डज नॉट अलो हीट टू पास थ्रू इट, यानी कि ये हीट को भी पास नहीं होने देगा। एनर्जी और मास यहाँ पे दोनों का ही एक्सचेंज नहीं होगा। जो एडियाबेटिक वॉल होगी उस वॉल के थ्रू एनर्जी पास नहीं करेगी, उसे हम कहेंगे एडियाबेटिक वॉल। उसका ही दूसरा नाम है हीट इंसुलेटिंग वॉल, यानी कि हीट को कंडक्ट नहीं होने देंगी, ठीक है, उसे हम कहेंगे एडियाबेटिक वॉल। इसका एग्जांपल होगा थर्मस फ्लास्क, कॉर्क, वुड इंसुलेशन, ठीक है। थर्मस फ्लास्क, देखो थर्मस फ्लास्क है हमारा, उसमें से ना तो मास एक्सचेंज होगा ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगी। यदि हम सिस्टम की बात करें, यदि हम सिस्टम की बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम होगा उनमें जो वॉल होगी, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगी वो वॉल होगी हमारी एडियाबेटिक वॉल, जहां से मास और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज नहीं होगा। ये इसके एग्जांपल हैं थर्मस फ्लास्क, कॉर्क, वुड इंसुलेटर, ठीक है। नेक्स्ट वॉल होगी हमारी, देखो परमिएबल वॉल। नेक्स्ट वॉल हमारी है परमिएबल वॉल। ये वो वॉल होगी जो अलो करेगा मैटर को टू पास थ्रू इट। परमिएबल वॉल वो होगी, देखो मेनली तो हम केमिस्ट्री में यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में मेनली टू वॉल डिस्कस करते हैं, डायाथर्मिक वॉल और एडियाबेटिक वॉल। डायाथर्मिक जो वॉल होगी हमारी वो होगी हीट कंडक्टिंग वॉल, जो हीट को कंडक्ट होने देगी, यानी कि उसका एक्सचेंज होने देगी, मास का एक्सचेंज नहीं होगा। एडियाबेटिक वॉल वो होगी जहां पे मास और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, वो एडियाबेटिक वॉल होगी, जिसे हम कहेंगे हीट इंसुलेटिंग वॉल। ये जो हमारी है वॉल परमिएबल वॉल वो होगी जहां से मैटर पास होगा, मैटर पास होगा यानी कि पार्टिकल्स। परमिएबल वॉल वो वॉल जहां से मैटर हमारे पास आउट करेंगे। एग्जाम्पल होंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, डायलाइसिस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हम मेनली बायोलॉजिकल में पढ़ते हैं ये वाली वॉल, बट वॉल जो है हमारा वॉल का काम क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करना, तो हमने ये वो भी देख लिया यहाँ पे परमिएबल वॉल जहां पे मैटर का हमारे यहाँ पे ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट होगी हमारी रिजिड वॉल। रिजिड नाम से क्या होगा, सॉलिड, ठीक है, रिजिड यानी कि कोई सॉलिड वॉल है। ए रिजिड वॉल इज ए वॉल दैट डज नॉट अलो द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम टू चेंज। जो रिजिड वॉल होगी वो ऐसी वॉल जो कि सिस्टम के वॉल्यूम को चेंज नहीं होने देगी, सिस्टम के वॉल्यूम को चेंज नहीं होने देगी। एग्जाम्पल होगा फिक्स्ड स्टील कंटेनर, सॉलिड मेटल सिलेंडर। जो हमारी स्टील कंटेनर और है सॉलिड मेटल वो वॉल्यूम को चेंज नहीं होने देंगी, यानी कि वहां से मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। नेक्स्ट वॉल होगी हमारी मूवेबल या फिर उसे कहेंगे फ्लेक्सिबल वॉल। मूवेबल या फिर फ्लेक्सिबल वॉल ये वो वॉल होगी जो मूव करने देगी, लोग करेगी चेंज इन वॉल्यूम इनेबलिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क। वॉल्यूम को चेंज होने देगी, प्रेशर और वॉल्यूम को नहीं होने देगी। इसका एग्जांपल की बात करें पिस्टन इन ए गैस सिलेंडर। जो है देखो हम बात करें कोई भी हमारे पास सिलेंडर है उसके ऊपर पिस्टन सिलेंडर रखा है जो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। अब इन्होंने कहा है जो वॉल्यूम को चेंज करेगा, वॉल्यूम को चेंज करेगा, ठीक है। देखो अब उस पे वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम चेंज करती रहेगी, बट वहां पे जो प्रेशर इनेबलिंग प्रेशर वॉल्यूम, देखो
कोई सिस्टम है, अब उसमें हमने कंटेनर है, उसमें हमने रखी है गैस, ठीक है। अब हमें पता है गैस होगी वो मूवेबल होगी, अब वो मूवेबल होगी तो वो कहीं भी जा सकते हैं रैंडमली, पूरे कंटेनर में वो कहीं भी हो सकते हैं, यानी कि उसने वॉल्यूम को एक्सपेंड कर रखा है, ज्यादा जगह को घेर रखा है। यदि हम उस पर पिस्टन लगा रखे हैं, उस पर प्रेशर लगाएंगे तो क्या करेगा, उसका वॉल्यूम कम होगा, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के पास आने लग जाएंगे। देखो जैसे कि ये कंटेनर है, ये इसके गैस के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये रैंडमली कहीं भी घूम रहे हैं, मूवेबल हैं फ्रीली। अब हम बात करें यहां से प्रेशर लगाएं, यहां से प्रेशर लगाएं, जैसे हम प्रेशर लगाएंगे, अब देखो प्रेशर लगाएंगे तो कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो पास में आ जाएंगे, वॉल्यूम क्या होगी, चेंज होगी, वॉल्यूम यहाँ पे चेंज होगी। ये जो वॉल होगी, ये वॉल होगी हमारी मूवेबल या फिर फ्लेक्सिबल वॉल, ये वाली जो वॉल होगी ये होगी मूवेबल या फिर फ्लेक्सिबल वॉल। ये जो हमने वॉल देखी है, वॉल को हमने बाउंड्री कहा है, जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने में जो हेल्प करेगी वो होगी वॉल, जो कि रियल और इमेजिनरी कैसी भी हो सकती है। यदि हम बात करें सिस्टम के टाइप की ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, यदि हम कंपोजिशन के बेस पे बात करें तो सिस्टम होंगे हमारे टू टाइप के, होमोजिनस और हिट्रोजिनस। होमोजिनस क्या होगा, देखो होमो, होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम, जिनस यानी कि फेज या फिर स्टेट, कोई भी सिस्टम जिसमें जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम फेज में या फिर सेम स्टेट में प्रेजेंट हो, सेम फेज में या फिर सेम स्टेट में। प्रेजेंट होंगे वो होंगे हमारे होमोजेनस सिस्टम। एग्जाम्पल की हम बात करें, देखो N2 प्लस H2 2NH3, N2 हमारी गैसियस मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैस और अमोनिया भी हमारी गैस है। अब देखो यहाँ पे जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे गैसियस पार्टिकल्स के हैं, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी और अमोनिया भी। होमोजेनियस सिस्टम भी यही कहता है कि जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे सिस्टम में वो सारे के सारे सेम फेज के होने चाहिए या फिर एक ही स्टेट में होने चाहिए। तो सबकी स्टेट होगी यहाँ पे गैसियस स्टेट, ठीक है। तो ये होंगे हमारे होमोजेनस सिस्टम। नेक्स्ट होगा हमारा हिट्रोजेनस सिस्टम। अब देखो हिट्रो, हिट्रो मीन्स डिफरेंट, बात करें जीनस यानी कि फेज या फिर स्टेट, वो सिस्टम जो डिफरेंट फेज या स्टेट में प्रेजेंट हो। यदि हम किसी भी रिएक्शन की बात करें उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, देखो यदि हम रिएक्शन की बात करें होमोजेनस में, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम फेज में होने चाहिए, सेम फेज में या फिर सेम स्टेट में होने चाहिए। जैसे एग्जांपल देखा था हमने, इस एग्जांपल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हमारे गैसियस स्टेट में प्रेजेंट थे। यदि हम बात करें हिट्रोजेनस सिस्टम, यहाँ पे जो हमारे फेज और स्टेट होंगे वो सेम होंगे, नहीं डिफरेंट, सॉरी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल देखो इनका, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यदि हम इसे हीट देंगे हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में देखते हैं हम, यानी कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में ना प्रेजेंट हो, यानी कि वो डिफरेंट फेज में प्रेजेंट हो। अब हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड स्टेट में होगा, बट हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की जो कि होगा गैसियस स्टेट में, यानी कि यहाँ पे सारे के सारे हमारे पार्टिकल होंगे वो सेम फेज में नहीं है, सॉलिड और गैसेस दोनों में प्रेजेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि सॉलिड में प्रेजेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। यानी कि जो सिस्टम, यानी कि किसी रिएक्शन की बात करें उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम फेज में ना प्रेजेंट होंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होंगे, वो होगा हमारा हिट्रोजेनस सिस्टम। यहाँ तक हमने देखे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, साथ में हमने देखे हैं वॉल और टाइप ऑफ वॉल।
जो टाइप ऑफ सिस्टम थे हमारे, पहले थे ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड, 3 टाइप के। देन हमने देखा कंपोजिशन के बेस पर 2 थे, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। सिस्टम देख लिया, सिस्टम के टाइप देख लिया, अब हम देखेंगे सिस्टम की प्रॉपर्टी। सिस्टम की क्या प्रॉपर्टी है? 2 प्रॉपर्टी होंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होगा यानी कि इंडिपेंडेंट ऑन मास, इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मास या फिर मैटर। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी वो मास पे डिपेंड नहीं करेगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी वो डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मास। ये होगी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट होगी मास पे, ये डिपेंड होगी मास पे। यदि हम बात करें, ये डिपेंड होगी, डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ मैटर या फिर नेचर ऑफ मैटर। नेचर पे डिपेंड करेगा, मैटर की यानी कि मास के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये मैटर के नेचर या फिर उसके टाइप पर डिपेंड करेगा। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी वो होगी नॉन एडिटिव इन नेचर, नॉन एडिटिव इन नेचर। यदि हम बात करें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, वो होगी एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। ठीक है, यानी कि जो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मास और डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मैटर के, ये होगी नॉन एडिटिव, ये होगी हमारी एडिटिव और ये होगी डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ मास पे। देखो यदि हम इसके एग्जांपल देखें, नॉन एडिटिव मीन्स यानी कि उन्हें हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इन्हें हम यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो हमारे होंगे एनर्जी, उन्हें हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाएंगे। जो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी उन्हें, उनके मैग्नीट्यूड को हम ऐड करेंगे, यानी कि वो एडिटिव इन नेचर होंगे। एग्जाम्पल देखो, सरफेस टेंशन, इंटेंसिटी, रिफ्रैक्शन, डेंसिटी एटसेट्रा। जो हमारी सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्शन, डेंसिटी और इंटेंसिटी, ये होंगे हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल। यदि हम बात करें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में होगी आयनाइजेशन एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, लेंथ, मोल फ्रैक्शन, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ये होंगे हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिनमें एडिटिव यानी कि एडिशन होगा, जिनके मैग्नीट्यूड को हम ऐड कर पाएंगे, उन्हें हम कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ मास पे। तो यहाँ हमने प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम भी देख लिया। अब हम आगे देखेंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अब जो ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं, इनका काम क्या है? इट इज द मेजरेबल प्रॉपर्टी दैट डिफाइन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसमें उसकी जो स्टेट होगी उसे डिफाइन करने में ये जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होंगे ये हेल्प करेंगे। क्या कह रहा है ये? फिर से देखो, जो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसकी स्टेट को डिफाइन करने में हेल्प करेंगे हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या है? मेजरेबल प्रॉपर्टी यानी कि क्वांटिटी है। कौन कौन सी क्वांटिटी होंगी? देखो,
टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ये वो क्वांटिटी हैं, ये वो मेजरेबल प्रॉपर्टी हैं जो कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने में हेल्प करेंगी या फिर थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बिहेवियर की स्टडी करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, अब हम बात करें जो ये फंक्शन होंगे, टू टाइप के होंगे, फंक्शन होंगे टू होंगे, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। जो स्टेट फंक्शन होगा, स्टेट फंक्शन होगा वो होगा पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट। देखो नाम से ही देखो, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन यानी कि पाथ पे डिपेंड करेगा, ये होगा पाथ डिपेंडेंट, और स्टेट फंक्शन होगा पाथ इंडिपेंडेंट। यानी कि स्टेट फंक्शन जो पाथ इंडिपेंडेंट है उसको क्या करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि कितने भी पाथ होंगे सबकी वैल्यू सेम आएगी, सबकी वैल्यू सेम आएगी। बट पाथ फंक्शन की हम बात करें तो यहाँ ये पाथ पे डिपेंड करेगा, यदि किसी भी रिएक्शन के डिफरेंट डिफरेंट पाथ हैं तो उनकी वैल्यू भी डिफरेंट आ सकती है, सेम आ सकती है बट डिफरेंट भी आ सकती है, वो डिपेंड करेगा हमारे पाथ पे। स्टेट फंक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल की हम बात करें कौन कौन से होंगे, देखो सबसे पहले हम पाथ की बात कर लेते हैं। दो होंगे ये, हीट और वर्क, ये दो फंक्शन है हमारे, हीट एंड वर्क दो फंक्शन है जो पाथ पे डिपेंड करेंगे, ये होंगे पाथ डिपेंडेंट। जो हमारे पाथ इंडिपेंडेंट यानी कि स्टेट फंक्शन होंगे वो होंगे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये होंगे हमारे स्टेट फंक्शन यानी कि पाथ इंडिपेंडेंट। समझ आया? जो हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है यानी कि ये कोई मेजरेबल प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, जो मेनली हमारी हेल्प करेंगी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट में, स्टेट को डिफाइन करने में, या फिर हम बात करें थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बिहेवियर को डिफाइन करने में हमारी हेल्प करेंगी। टू टाइप के फंक्शन होंगे, स्टेट और पाथ। स्टेट वो होंगे जो पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे, पाथ वो होंगे जो पाथ पे डिपेंड करेंगे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से जा रहे हैं, कौन से पाथ से रिएक्शन हो रही है, जिधर भी से भी जाएंगे इनके जो मेनली डिपेंड करेंगे, मेनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। जो हमारे स्टेट फंक्शन होंगे वो रिएक्शन के फाइनल और इनिशियल स्टेट पर ही डिपेंड करेंगे, पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे। ये हमारे इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड ना होके पूरे पाथ पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, ये होंगे हमारी फंक्शन। देखो यदि हम बात करें, हमने अभी देखा क्या था, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन के टू टाइप देखे थे हमने, टू पार्ट है, हीट एंड वर्क। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हीट को, हीट को डिस्कस करेंगे। ये हीट क्या है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम क्यू से, हीट को रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। जो हीट होगी हमारी वो होगी डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सेकंड हम बात करें तो ये होगी पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। यदि हम बात करें, यदि हम बात करें हीट ट्रांसफर की, तो हीट ट्रांसफर किधर होगी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट का फ्लो होगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, ये होगी हमारी हीट। यदि हम बात करें हीट के टाइप की तो टू टाइप्स की होंगी हीट, एक होगी हमारी लेटेंट हीट, सेकेंड होगी हमारी सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट और
सेंसिबल हीट। ठीक है, अब इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारी लेटेंट हीट को, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे QL। लेटेंट हीट QL। देखो इसकी डेफिनेशन देखो, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि यदि हम देखो हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी, कब होगी? यदि सिस्टम के स्टेट में चेंज करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। यानी कि जो यहाँ पे हम टेम्परेचर और प्रेशर लेंगे वो तो कांस्टेंट होगा, जो चेंज होगा वो होगा हमारा सिस्टम का स्टेट, यानी कि स्टेट वेरी कर रहा है। अब कैसे कर रहा है वो देखो, इसे हमने रिप्रेजेंट किया QL से। टू टाइप्स के होंगे, लेटेंट हीट भी टू टाइप्स की होगी। एक होगी हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होगा हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखो यदि हम बात करें, देखो एग्जांपल से देखते हैं दोनों टर्म को। सॉलिड है, यदि हम सॉलिड स्टेट को, यानी कि इसमें क्या है, स्टेट चेंज होगा, स्टेट चेंज। यदि हम सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में, लिक्विड की स्टेट चेंज हो रही है यहाँ पे गैसियस स्टेट में। ठीक है, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड से लिक्विड स्टेट, लिक्विड से गैसियस स्टेट। जो सॉलिड से लिक्विड होगा, सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन होगा, उसे हम कहेंगे फ्यूजन। ये होगा फ्यूजन। यदि हम लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाएंगे तो वहां पे होगा वेपोराइजेशन। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड से गैसियस स्टेट होगी हमारी वेपोराइजेशन। इसे ही हम क्या कहेंगे, देखो आइस, हमारे पास आइस होगी सॉलिड फॉर्म में। जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, यानी कि सॉलिड से लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस को, वो हमारी आइस को रखेंगे, तो हमारी आइस मेल्ट होनी स्टार्ट कर देगी, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें, यानी कि आइस, जैसे आइस को हमने टेम्परेचर दिया 0 डिग्री सेल्सियस, देन आइस हमारी कन्वर्ट हो जाएगी वाटर लिक्विड फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हुई सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, जिसे हमने कहा था फ्यूजन। अब हम बात करेंगे वाटर लिक्विड। अब इसे हम टेम्परेचर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस, गैसेस स्टेट में जाना स्टार्ट कर देगा, यानी कि वेपोराइजेशन होना यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। वाटर होगा वो जाएगा गैसेस स्टेट पे, गैसेस स्टेट में। तो यानी कि यहाँ पे स्टेट का क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये तो होगा हमारा सॉलिड से लिक्विड की बात करें, सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन होगा, उसे कहेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि जो हमारा स्टेट है वो चेंज कर रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होनी स्टार्ट कर देगी, यानी कि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट, बट स्टेट चेंज हो गई, स्टेट हमारी सॉलिड से लिक्विड में, यानी कि लेटेंट हीट, और किसके, फ्यूजन की वजह से। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये होगा हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लिक्विड से गैस, यदि हम बात करें लिक्विड से गैस, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गए, स्टेट क्या हो रही है, यहाँ भी चेंज, यानी कि लेटेंट हीट, टेम्परेचर यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया हमने 100 डिग्री सेल्सियस। वहां से जब यदि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो हमारा वाटर होगा लिक्विड फॉर्म में वो क्या करेगा, वेपोराइजेशन होना स्टार्ट कर देगा। वेपोराइजेशन होगा तो वाटर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा गैसेस स्टेट में, इसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो ये हमने देखी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वो होगी जहां कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर
क्या होगा, या वो वहां पे सिस्टम की स्टेट चेंज होने स्टार्ट हो जाए और हीट की क्या हो, रिक्वायरमेंट, उस हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट। नेक्स्ट होगी हमारी सेंसिबल हीट, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे QS से, सेंसिबल हीट QS से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो हमने लेटेंट हीट में देखा था टेम्परेचर कांस्टेंट, बट यहाँ पे टेम्परेचर होगा चेंज। डिफरेंस देखो, लेटेंट हीट में टेम्परेचर कांस्टेंट था, बट सेंसिबल हीट में टेम्परेचर में चेंज होगा, बट यहाँ पे विदाउट चेंजिंग इन इट्स स्टेट, यहाँ पे स्टेट में चेंज ना होके सिर्फ टेम्परेचर में चेंज होगा। लेटेंट हीट में इसका इनवर्स था, टेम्परेचर कांस्टेंट बट स्टेट चेंज करी थी। अब देखो ये 3 टाइप की होंगी हमारी सेंसिबल हीट। फर्स्ट होगी हमारी हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी होगी हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इन टेम्परेचर, heat required to change in temperature of system by 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन पे। हीट कैपेसिटी होगी हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। इसका हम फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला की बात करें तो Q होगा यहाँ पे C डेल T, C डेल T, Q होगी हमारी हीट, T होगा हमारा चेंज इन टेम्परेचर। क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। यदि हम सिंपल टेम्परेचर की बात करें तो T से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल T का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर को हम केल्विन में, हीट होगी हमारी जूल में। C हीट कैपेसिटी, जो हीट कैपेसिटी होगी हमारी वो होगी जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन में इसकी यूनिट होगी। ठीक है, ये तो हुई हमारी हीट कैपेसिटी। अब हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। नेक्स्ट होगी हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी डेफिनेशन होगी हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सिस्टम, 1 ग्राम ऑफ सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन पे। यहाँ पे हमने ले लिया कि सिस्टम का कितना, 1 ग्राम, 1 ग्राम सिस्टम की बात करें अब यहाँ पे हम, ठीक है, वहां पे कितनी हीट की हमें रिक्वायर्ड होगी। इसका हम फॉर्मूला की बात करें, देखो Q इज इक्वल टू CS, एक मिनट, Q इज इक्वल टू MCS डेल T। ये होगी हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो Q होगी हमारी वो होगी हीट, जिसे हम जूल में लिखेंगे, डेल T यानी कि चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में, M हमारा मास होगा कितना है, देखो 1 ग्राम की बात करें हम यहाँ पे, CS, ये जो होगी CS यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसकी यूनिट होगी, ये होगी ग्राम में, जूल पर केल्विन पर ग्राम, ये होगी हमारी यूनिट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन पे। ये होगा इसका फॉर्मूला। Q यानी कि हीट जिसकी यूनिट होगी जूल, डेल T यानी कि चेंज इन टेम्परेचर जिसकी यूनिट होगी केल्विन, M हमारा होगा ग्राम में, CS स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसकी यूनिट होगी जूल पर केल्विन पर ग्राम। नेक्स्ट होगा हमारा मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का जो डेफिनेशन होगी अब वो देखो, हीट रिक्वायर्ड
टू चेंज इन टेम्परेचर, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पे हम बात करें हैं सिस्टम के 1 मोल की, 1 मोल ऑफ सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। ये होगी हमारी मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी। यदि हम इसके फॉर्मूला की बात करें, Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल टी, एन सी वी डेल टी एम, मोलर हीट कैपेसिटी है यानी कि Cm। Q होगी हमारी यहाँ पे हीट, जिसकी यूनिट होगी जूल, हीट की यूनिट होगी जूल। यदि हम बात करें n हमारा क्या होगा मोल में, डेल टी टेम्परेचर होगा हमारा केल्विन में। तो हम बात करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी होगी, उसकी यूनिट होगी जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये तो हमारे टाइप देखे हमने, ये देखे सेंसिबल हीट के टाइप, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इनके फॉर्मूला देख लिए और उनके साथ में यूनिट भी हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट की वर्क। देखो हमने पाथ डिपेंडेंट के 2 फॉर्म देखी थी, एक हमारी थी हीट और एक हमारा होगा वर्क। हीट के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे वर्क के बारे में। वर्क ये भी होगा हमारा पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट। ये होगी हमारी ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑर्डर्ड फॉर्म यानी कि उसकी डायरेक्शन होगी, डिसऑर्डर्ड फॉर्म यानी कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ऑर्डर्ड यानी कि उसकी डायरेक्शन होगी। ये होगी हमारी ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो वर्क, यदि हम बात करें वर्क होगा हमारा माइनस पी डेल वी। वर्क मेनली डिपेंड करेगा हमारे प्रेशर और वॉल्यूम पे, प्रेशर और वॉल्यूम। डेल वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, पी एक्सटर्नल यानी कि ये होगा हमारा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। ये जो नेगेटिव साइन हमारा, जो ये नेगेटिव साइन है, फॉलो बाई IUPAC कन्वेंशन, ठीक है, फॉलो बाई IUPAC कन्वेंशन। अब देखो हम बात करें, देखो इसके 2 पॉइंट है। एक तो हम बात करें वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। सेकंड होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। दोनों में डिफरेंस देखना, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। जो हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम है उसे हम कहेंगे एक्सपेंशन, ये होगा हमारा एक्सपेंशन। देखो जो हमारी, देखो डेल वी होगी चेंज इन वॉल्यूम यानी कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये होगा हमारा फॉर्मूला। डेल वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम होगी हमारी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब देखो वर्क डन बाय द सिस्टम यानी कि एक्सपेंशन, जो हमारी फाइनल वॉल्यूम होगी, फाइनल वॉल्यूम होगी वो ज्यादा होगी इनिशियल से। एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम में जो हमारी फाइनल वॉल्यूम होगी वो ज्यादा होगी इनिशियल की वॉल्यूम से। देखो यदि हम बात करें फॉर्मूला की वर्क डन की, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, डेल वी को हम लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। देखो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल यानी कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। हमें पता है फाइनल वॉल्यूम हमारी ज्यादा होगी इनिशियल से, यानी कि ओवरऑल हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव। ओवरऑल जो वैल्यू आएगी फाइनल की वॉल्यूम ज्यादा यानी कि पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा, नेगेटिव से तो ओवरऑल जो वॉल्यूम आएगी हमारी चेंज इन वॉल्यूम वो पॉजिटिव में आएगी। पी एक्सटर्नल जो प्रेशर होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा,
प्रेशर नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या है नेगेटिव, ओवरऑल क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा, ओवरऑल हमारा वर्क डन होगा नेगेटिव का, नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये तो था वर्क डन बाय द सिस्टम, यदि वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वर्क हमारा होगा नेगेटिव में। यदि हम बात करें वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा हमारा, देखो ये होगा कंप्रेशन, कंप्रेशन। यदि किसी भी, देखो ये कोई कंटेनर है, ठीक है, ये कोई कंटेनर है, यदि हम इसे एक्सपेंड करेंगे, ये मान लीजिए ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये है इनिशियल वॉल्यूम, यदि हम एक्सपेंड करें इस कंटेनर की वॉल्यूम को, एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी, यदि एक्सपेंड करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, यानी कि यहाँ पे किसकी वॉल्यूम ज्यादा दिख रही है, फाइनल वाले की, तो क्या है यहाँ पे फाइनल वाले की वॉल्यूम ज्यादा है। अब हम बात करें, ये हमारे पास एक कंटेनर है, यदि हम इस यहाँ पे ये है इनिशियल वॉल्यूम, ये हमारे पास है इनिशियल वॉल्यूम, यदि हम इसे क्या करें, कंप्रेस करें, इस पे लगाएं प्रेशर, अब प्रेशर तो यहाँ भी पॉजिटिव था और यहाँ भी पॉजिटिव होगा, यदि हमने इस पे प्रेशर लगाया, कंप्रेस किया इस कंटेनर को, तो कंप्रेस होगी, ये होगा कुछ इस टाइप से, ये होगी हमारी फाइनल वॉल्यूम। अब देखो कंप्रेशन में फाइनल वॉल्यूम कम है इनिशियल वॉल्यूम से, फाइनल वॉल्यूम कम होगी इनिशियल से। अब यहाँ पे हम वर्क डन देखेंगे, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा, यानी कि नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा, नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो ओवरऑल हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव होगा वॉल्यूम, यानी कि ओवरऑल हमारा होगा नेगेटिव, नेगेटिव, और जो हमारा प्रेशर होगा वो होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये भी तो है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल जो हमारा वर्क डन होगा वो होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम था वो हमारा जिसे हम कहेंगे एक्सपेंशन, वो होगा ओवरऑल नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम वो होगा हमारा पॉजिटिव और वो होगा कंप्रेशन। यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो एक्सपेंशन में फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगी इनिशियल से, यानी कि हम चेंज इन वॉल्यूम की बात करें तो नेट वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव, और जो कंप्रेशन होगे वहां पे इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होगी फाइनल से, यानी कि नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा, तो नेट वैल्यू आएगी वो होगी नेगेटिव की वैल्यू। प्रेशर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल हमारा पॉजिटिव। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हमारा पॉजिटिव और बाय द सिस्टम होगा नेगेटिव। तो ये तो हमारा है वर्क। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनके लॉज के बारे में, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन हमारा एक टॉपिक और रहेगा थर्मोकेमिस्ट्री, उसके बारे में हम और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो को देखो, साथ में बुक्स भी कवर किया करो, एनसीईआरटी बुक्स क्वेश्चन लगाते रहा करो, पीवाईक्यू साथ लेके बैठा करो। यदि किसी को बोर्ड्स की तैयारी करनी है तो वो बोर्ड्स के हिसाब से प्रिपरेशन करे अपनी, साथ में यदि कोई नीट की करे या फिर जेईई मेंस की तो अपने पीवाईक्यू लेके बैठा करो, इस टॉपिक के पीवाईक्यू यहीं पे सोल्व किया करो, देन नेक्स्ट टॉपिक पे जाना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।